नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। बिहार में औपचारिक तौर पर शराबबंदी है, लेकिन यहां सबसे आसानी से आपको शराब मिल रही है इस समय और मिल भी जाएगी। बिहार में पैसा फेंकेंगे तो जी भर के पिएंगे वाली हालत इस समय है। नीतीश कुमार सरकार की शराबबंदी का भट्टा बैठ चुका है। जहरीली शराब की बिक्री से एक तरह से मौत बांटी जा रही है। पिछले 15 दिनों में 42 लोगों की मौत हो चुकी है बिहार में। जब देश दिवाली की तैयारियों में जुटा था, जश्न का इंतजाम हो रहा था, दियों की खरीदारी हो रही थी, पूजा सामग्रियां सजोई जा रही थीं, तो जिला गोपालगंज के इस इलाके में त्राहिमाम मचा था। इस गांव की हालत देखिए। रोशनी के पर्व पर यहाँ गम का अंधेरा है। समृद्धि की जगह यहाँ शोक का हाहाकार है। एम्बुलेंस निकल रही हैं, अर्थियां उठ रही हैं, छाती पीटी जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस शराबबंदी पर नीतीश सरकार ताल ठोकती है, वो पूरी तरह खोखली निकली। बिहार में नीतीश सरकार की नाक के नीचे शराब खरीदी और बेची जा रही है। असली तो छोड़िए, नकली शराब भी धड़ल्ले से बिक रही है और जहरीली शराब की जद में आकर जान गंवाने वालों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, जहरीली शराब के चपेट में आए इस शख्स की जुबानी खुद सुन लीजिए कि आखिर इस पर क्या बीती है। कहाँ मिल गया शराब? कौन बेचता है? कब से वो बेच रहा है? पुलिस नहीं पकड़ती है? आज कुछ छूट के आया था। दिखाई दे रहा है आपको? और परेशानी है कोई? क्या दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है। कब पिए थे शराब? बिहार में शराबबंदी की यही हकीकत है। पैसा फेंकिए और जितनी मर्जी शराब गटकिए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे। इस महिला की बातों को गौर से सुनिएगा तो सारी हकीकत खुद समझ में आ जाएगी। तो रोज शराब पीते थे? सुत गई तो हाँ पियत रोज। झुटकाई के बोली हूँ, रोज पियत रहा। तो कहाँ शराब मिलत रहे? अब कहाँ बतलाई? वो लोग के जगह है, हम कहाँ बतलाई? केहू कुछ बा, केहू कुछ बा, केहू कुछ बा। वोट के टाइम बा, जेकरे मन करत ला करे पिया तो लोग का करी। आपने एक पीड़ित महिला का दर्द भी सुना, जिसका कोई अपना जहरीली शराब की चपेट में आ गया है, और आप नीतीश कुमार की शराब पर प्रहार की ये हुंकार भी सुन रहे हैं। शराबबंदी पर कीर्ति और यश समेटने में लगे नीतीश कुमार का ये फैसला कितना फिसड्डी साबित हो रहा है, इसकी बानगी ये आंकड़ा बता रहा है। बिहार में 15 दिनों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के सरैया में 6 मौतें, बेतिया में 13 मौतें, गोपालगंज में 17 मौतें और सिवान में 6 मौत। तो जरा सोचिए, जिस राज्य में शराब की बिक्री पर पाबंदी है, जहां शराब बेचना और खरीदना अपराध है, वहां जहरीली शराब पीकर अर्थियां उठ रही हैं। गोपालगंज के शराब कांड पर नीतीश सरकार के एक मंत्री इलाके में पहुंचे और जनता को मुफ्त उपदेश बांट आए। सरकार मेरी है, हमने तो पहले भी कहा है, सरकार पैनी नजर रखी हुई है। ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। मेरी सरकार कटिबद्ध है। जो लोग गलत कर रहे हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो या कोई जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, वो कोई बचने वाले नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पर्दे के पीछे ये काम कर रहे हैं, वो तो आज दुनिया छोड़ के चल बसे। अब तो सरकार उनके सामने संवेदना व्यक्त ही कर रही। मैं एक अंग होने के नाते ये बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। इन्हीं मंत्री महोदय से जब सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया गया, तो कैसे ये बंगले झांकने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे, ये भी सुनिए। लोगों से भी हम अपील करेंगे, भाई ये मत करिए, सबके हित में है, और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा। जैसे सांप के गुजर जाने पर लाठियां पीटी जाती हैं, वैसे ही बिहार की सरकार पहले तो अपनी जेब गर्म करती है और जब मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई का ढोंग करती है, जैसा कि इन तस्वीरों में हो रहा है। दबिश दी जा रही है,
शराब के पाउच पकड़े जा रहे हैं, खोजी कुत्तों से तलाश करवाई जा रही है। आखिर इन सबका क्या मतलब? सुनील तिवारी के साथ सुजीत झा, गोपालगंज, आज तक। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी के जिस फैसले को क्रांतिकारी बताया था, जिस फैसले को लेकर सरकार ने सत्ता में वो आए थे, उसकी असलियत आपके सामने अब आ रही है। खुद नीतीश कुमार से जब इस पर सवाल उठता है तो किस दार्शनिक अंदाज में बातें करते हैं, सुनिए। सोच लीजिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। और जरा सोच लीजिए, विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित हुआ। सब ने संकल्प किया और जितने हमारे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोगों ने संकल्प किया और एक एक चीज निरंतर कैंपेन चलता है। जो गड़बड़ करता है पकड़ाते भी हैं, एक दिन छोड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पुलिस का काम, सबका काम है, वो एक एक तरह से करते हैं और बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। अब जो गड़बड़ी करने वाला लोग है उस पर तो कार्रवाई होगी या पकड़ाएगा ही और गिरफ्तारी हो ही रही है। पुलिस हमारी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग करते ही रहते हैं। लेकिन जरा सोच तो ले, कितना मना करने के बाद भी कि शराब कितनी बुरी चीज है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो इसके बारे में जो कुछ भी देश भर में, दुनिया भर का जो रिकॉर्ड आ गया कि दारू पीने से कितनी मौत होती है लोगों की, और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है। जहाँ भी शराब चल रहा है वहाँ भी तो यही सब गड़बड़ चीज से होती रहती है। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि अगर कोई शराब पीने का प्रयास करेगा तो ऐसा ही कोई गड़बड़ भी पिला देगा तो जाएंगे। तो सोचना चाहिए ना, हम लोग जो लोगों को सचेत कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि लोगों का अधिकांश और अधिकतर लोग इसके पक्ष में, चंद लोग ही इसके खिलाफ होते हैं। जो कुछ धंधा इधर उधर गड़बड़ करता है, कुछ पीना चाहता है, कि चंद लोग ही, ज्यादा लोग नहीं होते। तो उन लोगों से भी हम अपील करेंगे, भाई ये मत करिए, सबके हित में है। और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। तो एक एक चीज पर एक्शन होता है, कोई गड़बड़ कर रहा है उस पर भी। और जब इस तरह की घटना घटती है तो हम लोग तो और ज्यादा कहते हैं कि पूरे तौर पर प्रचारित कर लीजिए कि देख लीजिए कि अगर पीजिएगा तो कौन कौन चीज आपको मिलेगा। कोई इस तरह से पिला देगा गंदा चीज और उसमें आपकी मौत हो जाएगी, तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए। लेकिन जहां तक एक्शन का सवाल है, आप जान लीजिए कि होता नहीं। और बीच बीच में तो आप जानते ही, हम करते ही हैं। लेकिन इधर हमको ज्यादा, हम लोगों का ध्यान पूरे तौर पर केंद्रित हो गया है कोविड-19 पर। फिलहाल उस पर हम लोग कंसंट्रेट किए हुए हैं और हमने विभाग को कह भी दिया है कि आप लोग पूरे तौर पर देखते रहिए और कुछ दिन के बाद तो हम लोग निश्चित रूप से फिर इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन यह समस्या किसी एक कस्बे की नहीं है, किसी एक मोहल्ले की नहीं है। आप देखिए, गोपालगंज हो, सिवान हो, बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो, अलग अलग जगह 15 दिनों में 42 मौत, जनवरी से लेकर अब तक 70 मौतें हो चुकी हैं बिहार में। क्या कहना है बिहार के आबकारी मंत्री का जहरीली शराब से हुई मौतों पर, आपको वो भी सुनवाते हैं। ये शराबबंदी है, लेकिन इस शराबबंदी के बीच जिस तरह की घटना जहरीली शराब की हो रही है, काफी लोग मर भी रहे हैं। अभी हाल ही में गोपालगंज में हुआ, बेतिया में जहरीली शराब कांड हुआ है। हमारे साथ आबकारी मंत्री हैं सुनील कुमार जी। क्या हो रहा है? इतना जहरीली शराब की इतनी घटनाएं हो रही है लगातार, पिछले 10-15 दिनों की बात करें तो मुझे लगता है 5वां-6ठा ये इंसिडेंट, ये 3रा इंसिडेंट है। और मुजफ्फरपुर में था और गोपालगंज की घटना है। सिवान में भी था। गोपालगंज वो कंफर्म नहीं है। जो गोपालगंज की घटना है जिसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बेतिया जिले से 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी को जो और चौकीदार दफादार को निलंबित किया गया है। और जब भी घटनाएं होती हैं, उसके अतिरिक्त भी हम लोग लगातार एक वर्क इन प्रोग्रेस से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आंकड़ों पे भी जाएंगे तो आखिरकार
पुलिस प्रशासन ने या एक्साइज विभाग ने कुछ सालों में अगर मिला लिया जाए तो 3.25 लाख से ऊपर लिकर को सीज किया है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, कंट्री लिकर। 3 लाख से ऊपर अरेस्ट हुए हैं, 1000 से ऊपर कन्विक्शंस हुए हैं, करीब 60,000 गाड़ियां सीज हुई हैं। इसमें से जो अरेस्ट हुए हैं उसमें से 6,000 दूसरे राज्यों के हैं। तो यहाँ के आज सूचना के आधार पर या स्वीकारात्मक बयान पर लोग पकड़े गए हैं। और खजूरबन्नी कांड जो गोपालगंज में हुआ था उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और हैंगिंग हुई है। तो जैसा कि हमने कहा कि एक वर्क इन प्रोग्रेस है, और अगर कहीं से भी संलिप्तता या लापरवाही पाई जाती है पुलिस विभाग की या एक्साइज विभाग की या स्थानीय चौकीदार की, तो आप देखेंगे कि 200 से ऊपर डिसमिसल्स हुए हैं एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग में चौकीदारों के, दफेदारों के, और अभी भी कुछ प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। दिवाली पर नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई से कुछ राहत का तोहफा दिया। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। इसके बाद कई राज्यों ने वैट भी कम किया। हालांकि इस पर सियासत अभी थमी नहीं है। विपक्षी दल वाले राज्य वैट घटाने में हिचकिचा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में देश में बढ़ती महंगाई के लिए जिन पेट्रोल डीजल कीमतों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और जिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हो रही थी, उस पर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया। ऐन दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई। इसके बाद महानगरों से लेकर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें घट गईं। केंद्र की पहल के बाद एनडीए के राज वाले राज्यों ने भी वैट कम किया। इससे जनता को राहत की डबल डोज मिली। विपक्ष पेट्रोल डीजल को लेकर मोदी सरकार को निशाना बना रहा था, लेकिन फिलहाल उसके हाथ से यह मुद्दा छिनता दिख रहा है। उधर बीजेपी इसको बड़ा और राहत भरा फैसला बता रही है। राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा ने एक्साइज कटौती के लिए पीएम का शुक्रिया अदा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशवासियों को दीपावली के इस उपहार से न सिर्फ आम व्यक्ति को राहत मिलेगी बल्कि महंगाई भी कम होगी। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी करके जनता तक और अधिक राहत पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। यूपी के सीएम योगी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को बड़ा कदम बताया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। कल केंद्रीय कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज में भारी कमी की है। इससे सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम पर काफी अंतर आएगा, आम नागरिक को राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम को प्रदेश के अंदर 12 रुपए कम करने का निर्णय लिया है। हालांकि विपक्ष अब भी कह रहा है कि जो कटौती की गई है वो नाकाफी है और सियासी फायदे के लिए की गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। राजस्थान से लेकर बंगाल सरकार ने अभी वैट घटाने को लेकर हिचक दिखाई है। ऐसे में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों के मोर्चे पर विपक्ष कमजोर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना काल में सेहत और आमदनी को लगे जोरदार झटके ने लोगों की मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाला है। एक शोध ने दावा किया है कि यह असर इतना घातक है कि अब लोगों को तकनीक पर इंसान से ज्यादा यकीन होने लगा है। करियर को लेकर लोग खासकर मशीनों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। कोविड-19 ने जितना असर दुनिया पर डाला है उसके औसत के मुकाबले भारतीय इससे ज्यादा परेशान है। ओरेकल और वर्क प्लेस की एक स्टडी के मुताबिक भारत, ब्राजील और यूएई में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ है।
इस स्टडी में कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्टडी के मुताबिक 80% के वैश्विक औसत के मुकाबले भारत में 91% लोगों पर कोरोना का ज्यादा असर हुआ है। 44% भारतीयों पर कोरोना से वित्तीय संकट आया है, जबकि दुनिया भर में 29% लोग ही फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। 28% के ग्लोबल एवरेज के मुकाबले भारत में 36% लोगों की मानसिक सेहत पर कोविड-19 का तगड़ा असर हुआ है। जानकारों का भी मानना है कि कोरोना के मनोवैज्ञानिक असर से लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव हुआ है। हालांकि इन सब मुश्किलों से परे कोरोना काल में तकनीक को अपनाने के मामले में भारतीय दुनिया भर में काफी आगे हैं। यहाँ तक कि मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका भरोसा काफी बढ़ गया है। 97% भारतीयों को लगता है कि तकनीक उनके भविष्य को सुधारने में मदद कर सकती है। 49% को लगता है कि उनके स्किल्स को विकसित करने में तकनीक का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। 52% तकनीक की मदद से नए हुनर सीखने को तैयार हैं। 49% तकनीक की मदद से करियर में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। तकनीक पर भारतीयों का और दुनिया भर के लोगों का भरोसा बढ़ने की एक बड़ी वजह है कि उन्हें लगता है कि मशीनें उन्हें निष्पक्ष सलाह दे सकती हैं। एक सर्वे में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि कोरोना के बाद लोग काम और निजी जीवन में संतुलन बिठाने में लगे हैं। लोगों के लिए अब मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन से एविएशन सेक्टर को भी भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन अब कोरोना केस कम होने लगे हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इस बार के फेस्टिव सीजन में ट्रैवल बूम देखने को मिल रहा है। त्योहारों में लोगों की घूमने की चाहत को और बढ़ाने का काम टूर ऑपरेटर्स के भारी भरकम डिस्काउंट्स ने भी किया है। फेस्टिव सीजन में अगर जमकर शॉपिंग होती है तो घूमने फिरने, खाने पीने और मस्ती के प्लान भी लोग जमकर बनाते हैं। कोरोना के डर से अगर आप भी घर में बोर हो चुके हैं और इन त्योहारों में कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर लंबी कतारों में लगने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरी लहर के कमजोर होने और वैक्सीनेशन के 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद सैलानियों की तादाद में जोरदार तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस बार के त्योहारों में ये प्री कोविड स्तर के करीब पहुंच जाएगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो दिवाली पर एडवांस बुकिंग में 450% का उछाल आ चुका है। इसके साथ ही बुकिंग का कुल आंकड़ा प्री कोविड स्तर के 90% के बराबर हो चुका है। जानकारों का मानना है कि रिवेंज टूरिज्म का जिक्र तो जून जुलाई से ही हो रहा है, लेकिन अब हम इसका असली रूप देखेंगे। We talked about revenge travel all the time, but now is the time when we actually see it kick in. For example, during the long weekend of Ganesh Chaturthi, we saw 65% more bookings. And for Dussehra, we were seeing somewhere around 53% more bookings. The leisure travel is not just back, but it is gone beyond pre-COVID numbers, according to me. Corporate MSME travel is somewhere around 70 to 90% of what it was. And corporate IT travel is basically where I think it's probably at 40 to 50% of what it was before. वैसे घरेलू हवाई सेवा में तेजी कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही आनी शुरू हो गई थी। सितंबर में 70 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की थी, जबकि जुलाई में ये आंकड़ा 50 लाख और अगस्त में 67 लाख था। फेस्टिव सीजन में टूरिज्म सेक्टर को पटरी पर वापस आने में मदद करने के लिए टूर ऑपरेटर्स भी तैयार हैं। easemytrip.com 2021 के बाकी बचे महीनों के लिए 12% डिस्काउंट ऑफर कर रही है। वहीं मेक माई ट्रिप पर डोमेस्टिक फ्लाइट में सफर करने के लिए 21% की छूट दी जा रही है। घूमने के लिहाज से सैलानियों की पहली पसंद लेह लद्दाख, राजस्थान, गोवा और अंडमान है। Life is coming back to normal for all of us. There is such a large demand for domestic travel specifically to most of the destinations, and it's not going to be just Bombay or Delhi or Jaipur or Goa. I mean, there are people who are willing to travel into the hills in Uttarakhand. People are exploring Northeast. People are looking at Andaman. I think what India, probably the customers which never thought about domestic travel have suddenly want to go because of obvious reasons. बुकिंग के ट्रेंड में दिलचस्प बात ये भी देखने को मिल रही है कि जहां 3 और 5 स्टार होटल्स में अभी भी कमरे मिल सकते हैं, वहीं 5 स्टार होटल्स के सारे कमरे बुक हो चुके हैं। हम बात करेंगे प्रदूषण की, पराली की और पटाखों की। दिल्ली में पटाखों पर बैन था।
इसका कुछ असर दिखा भी, लेकिन पटाखों से आजादी नहीं मिली, ना ही पराली जलने से आजादी मिली आसपास के इलाकों में। नतीजा ये कि दिवाली की रात से ही दिल्ली की आबो हवा में ऐसा जहर घुला कि हवा को नापने के सारे पैमाने फेल हो गए। AQI 999 हो गया। पटाखों के साथ साथ पराली और गाड़ियों के धुएं ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। दिल्ली की हवा में घुला जहर। दिवाली की रात से हवा का हाल खराब। पटाखों से लेकर पराली तक का वार। दिल्ली में सांस लेना हो गया दुश्वार। दिल्ली में दम घुटने वाले दिन आ गए। दिल्ली वालों ने यूं तो इस बार भी पटाखों को लेकर थोड़ा खुद पर कंट्रोल रखा, वैसा धूम धड़ाका कहीं सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन ये दिवाली भी बिन पटाखों के गुजरी हो, ऐसा भी नहीं हुआ। कुछ इलाकों में पटाखे चले और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की रात से ही दिल्ली की हवा का जो स्तर गिरना शुरू हुआ, वो सुबह होते होते बेहद खतरनाक हो चला। सुबह 4 बजे तो दिल्ली की हवा के आंकड़े होश उड़ा देने वाले थे। कुछ इलाकों के आज सुबह 4 बजे के AQI के आंकड़ों पर जरा गौर तो कीजिए। आनंद विहार का AQI था 999। दूसरे इलाके भी बदतर रहे। शाहदरा, पटपड़गंज, श्रीनिवासपुरी में भी हवा का मीटर 999 ही रहा। नेशनल स्टेडियम में भी यह आंकड़ा 999 ही रहा। ओखला में मामूली कम 959 रहा, तो सोनिया विहार में ये कुछ और कम होकर 697 रहा। सुबह 4 बजे हाल बुरा था। दिन चढ़ने के साथ कुछ हालात सुधरे, लेकिन इसके बाद भी हवा की क्वालिटी बेहद खतरनाक थी। दोपहर 12 बजे कुछ इलाकों के हालात पर नजर दौड़ाइए। 12 बजे रोहिणी का AQI 450 था। अशोक विहार में ये 471 रहा। चांदनी चौक में 395, द्वारका में 474, लोधी रोड में 468 और मंदिर मार्ग में AQI रहा 475। IGI एयरपोर्ट पर भी ये 457 रहा। यानी हर जगह हवा में जहर घुल चुका था। दिल्ली में दिवाली की रात के बाद आज सुबह जो प्रदूषण का हाल है, उसके बाद ये मास्क लगाना जरूरी हो गया है। और जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि अभी जो प्रदूषण के हालात हैं वो सीवियर कैटेगरी में है। सीवियर यानी सबसे जहरीली कैटेगरी। कई सारे जगहों पर जो AQI है यानी हवा का गुणवत्ता इंडेक्स है, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, वो उससे ज्यादा खराब स्तर पर नहीं जा सकता है, ऐसे स्तर पर आ गया है। और इसी की वजह से जो धुंध हमें इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ये एक तरीके से प्रदूषण के कई कारकों का कॉकटेल है। अब जरा कुछ और इलाकों की तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। ये ITO है। विकास मीनार धुंध में खोई खोई सी नजर आ रही है। दूर तक सिर्फ धुएं की चादर है। लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं। ITO वैसे भी प्रदूषित इलाका है और अब इसका हाल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। एक दूसरे इलाके आनंद विहार में भी हालत खराब थी। तरफ से पिछले जब से पटाखा बैन करने की घोषणा हुई और विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था, वो इस बात को अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि पटाखे से ही पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि पटाखे की वजह से पोल्यूशन बढ़ा है। लेकिन वो तो दिल्ली के लोगों का शुक्रगुजार हम हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए और उसके वजह से आज हमें थोड़ी राहत है। पराली की संख्या बढ़ी है, जो मैंने अभी आज सुबह सुबह सारे आंकड़े निकाले हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये जो आज जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधार होगी। दिल्ली के दिल सीपी में हालात ठीक नहीं थे। यहाँ भी हर तरफ दम घोटता धुआं आसमान में पसरा हुआ नजर आ रहा था। आवाजाही में भी दिक्कत हो रही थी। दिल्ली NCR में ये शुक्रवार की सुबह बस धुआं धुआं ही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, कहीं के भी एयर क्वालिटी के अगर आंकड़े आप देखें तो पुअर से ज्यादा सिवियर और हजार्डस कैटेगरी में आज हवा का रुख आ चुका है। कल शाम 6 बजे के बाद से आंकड़े गिरने लगे क्योंकि जहां पटाखे बजने शुरू हुए, हवा का मिजाज बिगड़ गया।
दिल्ली में धुंध की चादर ने सुबह 7 बजे जो असर दिखाना शुरू किया वो दोपहर बाद तक ऐसे ही जारी रहा। दिवाली पर जमकर पटाखे जलाए और हालात अब दिल्ली के ऐसे हो गए हैं कि जगह जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली में करीब 72 जगहों पर 700 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है और वहीं जहांगीरपुरी के अंदर 999। फिलहाल मैं राजपथ पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो राष्ट्रपति भवन है, लेकिन आपको नजर इसलिए नहीं आएगा कि चारों तरफ आपको यहाँ प्रदूषण से भरा हुआ धुआं नजर आएगा। और शायद यही वजह है कि ये स्थिति समझाती है कि लगातार जो जागरूकता अभियान चलाए गए थे ये समझाने के लिए कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आप लोग किसी भी तरीके से इस समय दिवाली पर पटाखों का प्रयोग न करें, लेकिन तब भी जमकर पटाखे जलाए गए। हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में अचानक से हवा में इस कदर जहर क्यों घुला और सांस लेना क्यों बन गया सितम। इसकी 4 वजहें हैं। पटाखों ने तो प्रदूषण बढ़ाया ही, इसके अलावा हरियाणा पंजाब की पराली, कूड़ा जलाने से उठा धुआं और गाड़ियों के धुएं ने दिल्ली की हवा का कबाड़ा कर दिया। दिल्ली में हर तरफ आज प्रदूषण का कब्जा है। हर इलाके का यही हाल है। हर जगह लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में संभलने के और खुद को जहरीली हवा से बचाने के दिन आ गए हैं। कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लेकिन यह समस्या सिर्फ राजधानी दिल्ली की ही नहीं है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन जो है, ज्यादातर शहरों में हवा बेहद खतरनाक है। इस समय दोपहर 12 बजे के EQI की अगर बात करें तो 400 से 500 के बीच है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी बेहद खतरनाक। नोएडा, गाजियाबाद, जहरीली शराब का असर दोनों ही शहरों पर साफ दिख रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही दिवाली की अगली सुबह धुंध से भरी रही हो, ऐसा नहीं है। पूरे एनसीआर में भी आबो हवा पर कुछ ऐसा ही अटैक हुआ है कि लोग सांस लेने में इसको महसूस कर रहे हैं। नोएडा से गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक हर जगह प्रदूषण का यही हाल है। प्रदूषण के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि एनसीआर भी प्रदूषण के मामले में दिल्ली से कहीं पीछे नहीं है। सुबह 4 बजे एनसीआर के शहरों का बुरा हाल था। नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगहों पर AQI 999 था, यानी हवा खतरनाक स्तर पर थी। एनसीआर में दोपहर तक हालात खराब थे। एक नजर दोपहर 12 बजे के AQI के आंकड़े पर दौड़ाइए। गुरुग्राम में ये 467, फरीदाबाद में 473, सेक्टर 1 नोएडा में 477, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 455 और वसुंधरा में 460 रहा। नोएडा में चोरी छिपे पटाखे खूब बिके और खूब चले। नतीजा ये रहा कि हवा का स्तर बेहद खराब हो गया। सुबह से आसमान में बादल से नजर आ रहे हैं और लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी महसूस हो रही है। दिवाली की रात से नोएडा में जो दिक्कत बढ़ी वो अब काबू से बाहर है। ग्रेटर नोएडा में धुंध का खतरा इतना बढ़ा कि रफ्तार रुक गई। धुंध की वजह से आधा दर्जन वाहन टकरा गए। यह हादसा ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ और ये तस्वीरें हाईटेक शहर गुरुग्राम की हैं, जो दिवाली की आतिशबाजी के बाद धुंध के गुबार में डूब गया है। सफेद जहरीले धुएं की चपेट में साइबर सिटी के तमाम इलाके हैं। हरियाणा सरकार ने एनसीआर से लगते 14 जिलों में पटाखों और आतिशबाजी पर बैन लगाया था, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। दिल्ली के करीबी एक और शहर गाजियाबाद में भी हालात खराब थे। प्रदूषण का स्तर डेंजरस हो गया। लोग जब सुबह उठे तो उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत महसूस हुई। गाजियाबाद में हर तरह के पटाखों पर रोक थी, लेकिन देर रात तक पटाखे चलते रहे। इतने सारे पटाखे क्यों चलाए गए हैं? इतना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया जब सबकी वैसी तबीयत बहुत खराब है। पहले ही कोरोना जाके आ चुका, सबको सांस की वैसी दिक्कत रही है, तो इतने सारे पटाखे कहाँ से आए? सर मेरा यही कहना है कि पटाखे छोड़ने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि सबको मालूम था, जिला प्रशासन को मालूम था कि कोरोना होके निकला है। कोरोना होके निकलने के बाद भी पूर्ण तरीके से रोक लगाने के बाद भी पटाखे कहाँ से आए, अब क्यों फोड़े गए? किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? सांस लेने में और खांसी भी ज़्यादा हो रही है लोगों को।
पटाखों पर रोक के बाद भी पुलिस से लेकर दूसरी एजेंसियां लापरवाह रही और इसके नतीजे सबके सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो पराली के साथ साथ प्रदूषण की एक और वजह दिल्ली में खुद ही है, पटाखे और कूड़े का जलाना। इससे जो धुआं निकलता है, इसके साथ साथ लाखों लाख गाड़ियों का धुआं। पूरा शहर अगर देखें तो महीन धूल के कण की वजह से सांस लेना दुश्वार हो रहा है। विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली का यह प्रदूषण आपकी सेहत को लेकर बड़े खतरे पैदा कर रहा है इस समय। दिल्ली में दिवाली के अगले दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हो गया। पूरे एनसीआर में यही दिक्कत दिख रही है। कुछ दूसरी वजहों के साथ साथ पटाखों की वजह से भी इस बार प्रदूषण में तेजी से इजाफा हुआ। पर्यावरण के एक्सपर्ट की जुबानी सुनिए कि क्यों हवा अचानक बिगड़ी। आज की जो स्थिति है, दिवाली के पटाखों पे बैन के बावजूद लोगों ने उसका उल्लंघन किया, लोगों ने इसके सीरियसनेस को नहीं समझा। और तो वेदर कंडीशन जो है वो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आज स्थिति बहुत खराब है। लो विंड स्पीड जो कि अगले 2-3 दिन तक रहने वाला है दिल्ली के आसपास, और ऑलरेडी जो फायर क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग और एग्जिस्टिंग जो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में खासकर लगभग 400-450 तक रहने वाला है। दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हवा का स्तर कितना सुरक्षित माना जाता है और कब खतरा शुरू हो जाता है। AQI 0 से 100 तक अच्छा माना जाता है, यानी हवा सुरक्षित है। 100 से 200 तक ये मॉडरेट यानी मध्यम माना जाता है, यानी खतरा नहीं है। 200 से 300 के बीच AQI खराब माना जाता है, यानी खतरा शुरू। 300 से ज्यादा के बीच ये वेरी पुअर यानी ज्यादा खराब माना जाता है। 400 से ऊपर होते ही ये खतरनाक हो जाता है। दिल्ली में स्थानीय वजहों की वजह से इस बार प्रदूषण बढ़ा है। मौसम विज्ञानी भी चिता रहे हैं कि ये खास तौर पर PM 2.5 यानी धूल के महीन कण ज्यादा खतरनाक है। जो विंड का मेनली जो है ना मेट्रोलॉजिकल कंडीशन अनफेवरेबल पहले था, और उसके साथ साथ जो आज का जो बुलेटिन आया उसमें दिखाया गया कि जो फायर क्रैकर्स और जो बायोमास बर्निंग है उससे ये ज्यादा सीवियर हुआ है। और जो कल जो वेरी पुअर लोअर एंड में था या वेरी पुअर मिडिल एंड में था, अभी 550 530 हो रहा है, मतलब सीवियर है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण से कुछ राहत मिलने वाली है। कल से कुछ हवाएं चलेंगी और इससे प्रदूषण कुछ कम होगा। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आप देखेंगे ये जो क्लाउड ना, तो कल जैसे ही निकलेगा तो विंड स्पीड जो दिल्ली में पूरा टिका हुआ है, मतलब कुछ भी विंड नहीं है, ये पिकअप करेगा। तो इसीलिए उम्मीद है इट विल इम्प्रूव स्लोली, काल से इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो फॉग कंडीशन है जो देख रहे हैं ना, धुआं सा, ये सुबह बहुत ज्यादा फॉग था, तो ये एक इंडिकेशन है कि सिटी से ज्यादा पोल्यूटेंट्स आ रहा है। प्रदूषण दिल्ली में वाकई कई स्तर पर लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। जरा इसके नुकसान पर एक नजर डालिए। प्रदूषण से फेफड़ों पर असर पड़ता है, नाक कान में जलन होती है, स्किन से जुड़े दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। प्रदूषण नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है। डिप्रेशन की भी एक वजह प्रदूषण बनता है। सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। दिल्ली में हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के भीतर ही राहत मिल जाए, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होगी। कूड़ा जलाना वजह हो या फिर पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, लेकिन इन सब की सजा दिल्ली को भुगतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। विभाग ने टैक्स फाइलिंग को ज्यादा आसान बनाने के लिए अपने पोर्टल में एक बड़ा बदलाव किया है। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए अब टैक्स पेयर्स खुद अपनी आय, विभाग से हुई किसी गलती को अगर हो तो ITR फाइल करने से पहले इसको पता कर सकेंगे। AIS में आयकर दाताओं की काफी जानकारियां पहले से ही मौजूद भी रहेंगी। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स पेयर्स अब साल भर अपना लेखा जोखा यानी AIS देख सकते हैं। ऐसे में जानकार सलाह दे रहे हैं कि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपना AIS जरूर देख लेना चाहिए, जिससे वो ITR भरने में होने वाली कई गलतियों को रोक सकेंगे। इस बार अपनी रिटर्न्स फाइल करने से पहले इट इज सजेस्टेड कि एक बार आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स चेक कर लें। एनुअल स्टेटमेंट चेक करते टाइम यदि लगा कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, टैक्स पेयर की नहीं है, या अमाउंट गलत है, या उनकी टैक्सेबिलिटीज आपके हिसाब से अलग है,
तो उसमें एक फीडबैक का ऑप्शन भी दिया गया है जहां पर टैक्स पेयर जाके अपना फीडबैक दे सकता है और उस फीडबैक के बेसिस पर वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को कलेक्ट कर देता है। ITR पोर्टल की ये सेवा हाल ही में शुरू की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि AIS में वो ही जानकारी दिखेगी जो IT विभाग के पास मौजूद होगी। इसके अलावा अगर आयकर दाता ने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो AIS में नहीं दिख रहा है तो उसकी जानकारी टैक्स पेयर फीडबैक के जरिए दे सकता है। AIS में टैक्स पेयर को बैंकों से मिलने वाले ब्याज, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में किए गए निवेश और उससे होने वाली कमाई, किसी और निवेश से मिले डिविडेंड की जानकारी होगी। आयकर दाता AIS को डाउनलोड कर सकता है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले AIS को देखने की सलाह दी है, जिससे ITR भरने में आपको सहूलियत होगी। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के सर्विस सेक्शन में जाकर AIS को देखा जा सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स पेयर के फीडबैक के बाद पोर्टल पर उसका एक और AIS दिखेगा। अगर आयकर दाता ने अपने AIS में बदलाव की गुजारिश की और किसी वजह से वो बदलाव नहीं हो सका तो आयकर विभाग से संपर्क कर सकता है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के बाद एक टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट उन्होंने बनाया है, वो समरी है AIS स्टेटमेंट की। उसके बेसिस पर जो आजकल प्री फिल्ड रिटर्न्स आ रही है तो वो TIS में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री फिल्ड होके आपके एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न्स में आ जाएगी। दिवाली पर मोदी सरकार ने महंगाई से कुछ राहत का तोहफा दिया है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। इसके बाद कई राज्यों ने वैट भी कम किया। हालांकि इस पर सियासत अभी थमी नहीं है। विपक्षी दलों वाले राज्य वैट घटाने में हिचकिचा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में देश में बढ़ती महंगाई के लिए जिन पेट्रोल डीजल कीमतों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और जिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हो रही थी, उस पर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया। ऐन दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई। इसके बाद महानगरों से लेकर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें घट गईं। केंद्र की पहल के बाद एनडीए के राज वाले राज्यों ने भी वैट कम किया। इससे जनता को राहत की डबल डोज मिली। विपक्ष पेट्रोल डीजल को लेकर मोदी सरकार को निशाना बना रहा था, लेकिन फिलहाल उसके हाथ से ये मुद्दा छिनता दिख रहा है। उधर बीजेपी इसको बड़ा और राहत भरा फैसला बता रही है। राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा ने एक्साइज कटौती के लिए पीएम का शुक्रिया अदा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशवासियों को दीपावली के इस उपहार से न सिर्फ आम व्यक्ति को राहत मिलेगी बल्कि महंगाई भी कम होगी। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी करके जनता तक और अधिक राहत पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। यूपी के सीएम योगी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को बड़ा कदम बताया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। कल केंद्रीय कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज में भारी कमी की है। इससे सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम पर काफी अंतर आएगा, आम नागरिक को राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम को प्रदेश के अंदर 12 रुपए कम करने का निर्णय लिया है। हालांकि विपक्ष अब भी कह रहा है कि जो कटौती की गई है वो नाकाफी है और सियासी फायदे के लिए की गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। राजस्थान से लेकर बंगाल सरकार ने अभी वैट घटाने को लेकर हिचक दिखाई है। ऐसे में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों के मोर्चे पर विपक्ष कमजोर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।